हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का मौर्य वंश। इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे सब हम लोग आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था और उसके अंतिम राजा जो थे वो थे घनानंद। तो उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश की स्थापना की, मौर्य वंश। तो यही इस वंश के प्रथम राजा हुए। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व 345 बीसी और ये राजा बने थे, मतलब इनका राज्याभिषेक हुआ था 322 ईसा पूर्व में। इनका अन्य नाम था सेंड्रोकोटस, जो इनको बोला था जस्टिन, स्ट्रैबो और एरियन ने, पर इसकी पहचान की थी विलियम जोन्स ने, क्योंकि इन लोगों ने बस लिख दिया था सेंड्रोकोटस। इससे यह पता नहीं चल रहा था कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था विलियम जोन्स ने। एंड्रोकोटस बोला था इनको प्लूटार्क ने। और इनका नाम चंद्रगुप्त कहाँ मिलता है? इनका नाम मिलता है चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो इनको जैन धर्म की दीक्षा दी थी भद्रबाहु ने। नेक्स्ट है, सेलुकस निकेटर एवं यूनानी गवर्नर यूडेमस को हराया था इन्होंने कब? 305 ईसा पूर्व में। और इसका वर्णन किया है एप्पियानस ने। तो दोस्तों, जब सेलुकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में हार गया तो इसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इसकी बेटी का नाम था कार्नेलिया या हेलेना। तो यही इनकी पत्नी भी बनी। कौन? कार्नेलिया या हेलेना। और उनको दहेज में मिला क्या? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत इनको दहेज में मिला। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। और इसी टाइम में जैन धर्म 2 पंथ में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम इन्होंने जीता क्या? मालवा, गुजरात, दक्कन और महाराष्ट्र। ये एग्जाम में पूछता है, सर्वप्रथम मालवा, गुजरात, दक्कन और महाराष्ट्र किस मगध शासक ने जीता? तो वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 298 ईसा पूर्व 298 बीसी। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में हुई थी। कैसे हुई थी? तो संलेखना से हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। संलेखना मतलब क्या होता है? संलेखना मतलब होता है बिना अन्न या जल के अपने प्राण को त्यागना। नेक्स्ट पॉइंट है, सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को बोला था पोलीब्रोथा और भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा था। वो 7 वर्ग क्या क्या थे? चलिए देख लेते हैं। वो 7 वर्ग थे: कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। इसके अनुसार जो भारतीय थे वो शिव, जिसका नाम उसने लिखा था डायोनीसियस, एवं कृष्ण, जिसका नाम था हेराक्लीज, की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिलेखों के साक्ष्य से चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य क्षेत्र क्या था? फर्स्ट है सहगौर अभिलेख, जो है गोरखपुर में। और इसमें क्या है? इसमें है अकाल के समय दान का। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। ये कहाँ है? यह है गुजरात में। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था अभिलेख का रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन ने इस अभिलेख में लिखा कि सुदर्शन झील था, जिसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने। का यह पुनरुद्धार करवा रहा है। तो इससे यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कार्य क्षेत्र गुजरात भी था, क्योंकि कोई अपने कार्य क्षेत्र में ही कोई निर्माण कार्य करवाता है। नेक्स्ट है महास्थान अभिलेख, जो मिला था बंगाल में।
इस अभिलेख से भी ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का राज वहाँ भी था, बंगाल की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट राजा है वो है बिंदुसार। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका राज्याभिषेक हुआ था 298 ईसा पूर्व 298 BC। इसके अन्य नाम क्या थे? तो चलिए देखते हैं। इसका दूसरा नाम था अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। नेक्स्ट था भद्रसार या वारिसार, यह उल्लेख है वायु पुराण में। नेक्स्ट नाम था इसका सिंहसेन, जो लिखा गया है जैन धर्म में, मतलब जैन धर्म के साहित्य में। नेक्स्ट है अमित्रोचेटस, यह लिखा गया है यूनानी लेखकों के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों अलिट्रोकेडस, यह लिखा था स्ट्रैबो ने। नेक्स्ट है बिंदुपाल, यह मिलता है चीनी विवरण में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बिंदुसार आजीवक अनुयायी था। दोस्तों बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बोला जाता है, और इसका वर्णन किसने किया था? इसका वर्णन किया है बौद्ध तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों तक्षशिला में एक बार विद्रोह हुआ था, जो कि अवस्थित था सिंधु एवं झेलम नदी के बीच। तो बिंदुसार ने पहले भेजा सुसीम को, फिर भेजा अशोक को, जो विद्रोह था उसको कुचलने के लिए। सुसीम कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अशोक ने सफलतापूर्वक विद्रोह को कुचल दिया। नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रैबो के अनुसार राजदूत डायमेकस भेजा था सीरियाई नरेश एंटीओकस प्रथम ने या सेरेटर ने। नेक्स्ट दोस्तों बिंदुसार ने एंटीओकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था। तो एंटीओकस प्रथम ने दार्शनिक को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें भेज दी थी। नेक्स्ट दोस्तों टॉलमी द्वितीय या मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने राजदूत भेजा था, उसका नाम था डायोनीसियस। यह अशोक के कार्यकाल तक रहा था। नेक्स्ट दोस्तों बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो आरंभ में थे चाणक्य, लेकिन बाद में इसके प्रधानमंत्री बन गए खल्लाटक। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा इस वंश का वो थे अशोक। ये राजा बने थे 269 BC, मतलब 269 ईसा पूर्व में। और जब ये राजा बने थे उस समय यह अवंती के राज्यपाल थे। नेक्स्ट दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था कारुवाकी। वैसे तो इनकी कई पत्नियां थी, पर इनकी पत्नी कारुवाकी से ये बहुत प्रभावित थे, इसलिए एक अभिलेख भी मिला है कौशाम्बी में, रानी का अभिलेख। इसमें इन्होंने कारुवाकी का जिक्र किया है। यह जिक्र किया था कि इनको दान देने का बहुत शौक था। कारुवाकी से इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था तीवर। नेक्स्ट है इनकी माँ का नाम था सुभद्रांगी। नेक्स्ट दोस्तों बौद्ध की शिक्षा, इनको बौद्ध की शिक्षा मिली थी उपगुप्त से, और यह स्थाविर शाखा के थे। पर ये पूछ देगा दोस्तों आपसे कि बौद्ध धर्म में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो वो प्रेरणा इनको मिली थी इनके भतीजे निग्रोध से। और नेक्स्ट दोस्तों इन्होंने आजीविकों को गुफा दी थी। कौन सी गुफा? तो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये पूछेगा कि नागार्जुन गुफा किसने दी थी? तो वो इनके पौत्र दशरथ ने। नेक्स्ट है अशोक ने श्रीनगर की भी स्थापना की थी। इसका प्रमाण मिलता है कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी से, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन इन्होंने करवाया था कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में। चलिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, कलिंग विजय। इसका उल्लेख उन्होंने अपना 13वें शिलालेख में भी किया है। और ये पूछेगा आपसे कि कलिंग पर उन्होंने आक्रमण कब किया था? तो यह आक्रमण किया था राजा बनने के 8वें वर्ष बाद, मतलब 261 ईसा पूर्व 261 BC। और उस समय कलिंग के राजा कौन थे? तो वो राजा थे नंदराज। पर इनके शिलालेख में यह जिक्र नहीं मिलता है कि उन्होंने किस राजा के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। नंदराज का उल्लेख मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार। नेक्स्ट है इन्होंने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? तो वो भेजा था
बौद्ध के प्रचार के लिए, और इसका उल्लेख मिलता है दीपवंश एवं महावंश साहित्य के अनुसार। नेक्स्ट दोस्तों, ईरान के शासक डेरियस जो कि थे हकमनी वंश के, इससे प्रेरित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाना शुरू करवाया था। अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो वो बना था कुणाल। कुणाल के बाद के राजा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुणाल के बाद बने थे दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालिशुक, उसके बाद देववर्मन, फिर शतधन्वन, उसके बाद बृहद्रथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुणाल एक याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना, तो वो कुणाल बना। दशरथ से एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि दशरथ ने एक गुफा आजीविकों को दान दी थी, वो कौन सी गुफा थी? वो थी नागार्जुन की गुफा। बृहद्रथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इस वंश का अंतिम राजा था। इसकी हत्या कर दी थी एक ब्राह्मण ने। वो कौन था? वो था मौर्य का सेनापति था, मौर्य वंश का, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, अशोक के शिलालेख। अशोक के अभिलेख 3 भाग में बटे हुए थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास्की अभिलेख, जो मिला मध्य प्रदेश में, और गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलान, जो मिला कर्नाटक से। इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुराण में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है अशोक मौर्य। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के शिलालेख में लिपि कौन कौन सी थी? तो लिपि थी 4 प्रकार की लिपि पाई गई है। वो थी ग्रीक, अरमाइक, जो कि मिली है अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है खरोष्टी, जो मिली है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और शेष भारत से मिला है ब्राह्मी लिपि। अब 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे ये दाएं है तो इस तरह लिखा जाता था, इस और ब्राह्मी लिपि थी वो थी बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि को हम लोग अर्धमागधी या प्राकृत भी बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शिलालेख की खोज। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो वो खोज किया था पादरेती फैनथेलर ने। कब किया था? तो वो किया था 1750 में। पर ये पूछ देगा आपसे कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? तो वो पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। कौन से लिपि को पढ़ा? तो वो पढ़ा ब्राह्मी लिपि को। कब पढ़ा? तो 1837 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में मिले? वो मिले प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। नेक्स्ट है भ्राभु स्तंभलेख। इसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कालसी शिलालेख, यह मिला था उत्तराखंड में, यह भी अशोक का अभिलेख है। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के शिलालेख में उल्लेख मिला है कुछ राजवंशों का। इसमें मिला है चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। नेक्स्ट है दोस्तों कांधार शिलालेख, जिसको हम लोग सारेकुना शिलालेख भी बोलते हैं, जो पाया गया अफगानिस्तान से। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अफगानिस्तान में कौन ग्रीक और अरमाइक भाषा का यूज हुआ था। और ये भी पूछता है एग्जाम में, यह द्विभाषी अभिलेख था। इसमें ग्रीक भाषा का भी यूज हुआ है और अरमाइक भाषा का भी यूज हुआ है। तो ये भी पूछेगा कि अशोक का कौन सा शिलालेख द्विभाषी अभिलेख था? तो आप लोग मारिएगा कंधार अभिलेख। चलिए नेक्स्ट है हमारा तक्षशिला शिलालेख, यह मिला पाकिस्तान में। एवं लमगान शिलालेख पुले दारून अफगानिस्तान में। ये दोनों शिलालेख में अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट है मनसहरा एवं शहबाजगढ़ी, यह मिला है पाक में, मतलब पाकिस्तान में। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं अशोक के कुछ लघु शिलालेख। फर्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मिला था रूपनाथपुर, गुर्जरा और बुधनी सीहोर, ये शिलालेख मिले थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मिला था अहरौरा। कहाँ से? तो ये मिर्जापुर से मिला था। नेक्स्ट है राजस्थान, यहाँ से मिला था बैराट
और भ्राबू जो कि जयपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट दोस्तों कर्नाटक, यहाँ से बहुत सारे मिली हैं। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पालकीगुल, जटिंग रामेश्वरम, गोभी मठ, सन्निति और मास्की। इसमें से मास्की और कभी कभी ब्रह्मगिरी पूछता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, यहाँ से मिला है एराईगुड़ी और रजुल मंडागिरी। नेक्स्ट बिहार, बिहार के सासाराम से मिला था चंदनवीर की पहाड़ी पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अशोक के 7 स्तंभलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में थे। पहला है प्रयाग, जिसको कौशाम्बी का अभिलेख भी बोलते हैं, और इसको हम लोग रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। इसको अकबर ने इलाहाबाद के किला में रखवाया था। नेक्स्ट दोस्तों दिल्ली टोपरा, इसको FST मतलब है फिरोज शाह तुगलक। जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, तब भी आपको ये पढ़ना है। यहाँ तब तक देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से इसको दिल्ली लाया था। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया था। नेक्स्ट के 3 हैं दोस्तों, यह मिले थे बिहार में। एक था रामपुरवा, दूसरा लौरिया अरेराज, तीसरा लौरिया नंदनगढ़। रामपुरवा मिला था चंपारण से और इसका खोज किया था कार्लायल, कब 1872 में। और दूसरा है यह है लौरिया अरेराज, यह भी मिला था चंपारण में। तीसरा है लौरिया नंदनगढ़, यह भी मिला था चंपारण में। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें मोर का चित्र मिलता है। यह पूछ देता है अशोक के किस स्तंभ लेख में मोर का चित्र मिलता है, तो आप लोग को मारना होगा लौरिया नंदनगढ़। चलिए नेक्स्ट है रुम्मिनदेई, यह सबसे छोटा अभिलेख था। इसमें लुम्बिनी यात्रा की चर्चा किया गया है। लुम्बिनी में आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसमें क्या है, इसमें भू राजस्व दर को कम कर दिया था अशोक ने। यह याद रखिएगा, सबसे छोटा अभिलेख रुम्मिनदेई का अभिलेख। और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 7वां, ये रहा अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा था। अब देखते हैं अशोक के शिलालेख जो कि थे 14। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने नंबरिंग दे दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा यह है पहला शिलालेख, यह है दूसरा, ऐसे कर करके 14 है। चलिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में अशोक ने लिखवाया है पशु बलि की निंदा की है और कहा है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो फर्स्ट में है पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट है दूसरा, दूसरा में है मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा और संगम राज्य। कौन कौन, चेर, चोल, पांड्या और सत्यपुत्र का जिक्र है और श्रीलंका का भी जिक्र है, तो यह याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है तीसरा, तीसरे अभिलेख में अशोक ने लिखवाया है कि अधिकारी 5 वर्ष पर दौरे पे जाएं और कुछ धार्मिक नियम भी हैं और रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक की नियुक्ति की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा अभिलेख, चौथा अभिलेख में भीरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। ठीक है। पांचवा है, इसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई है। महामात्र मतलब होता है मंत्री, बड़े मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है छठा, छठा में मिलता है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। और क्या है, और इसमें है महामात्र हमेशा सम्राट से मिल सकते हैं और कुछ प्रशासनिक सुधार दिए गए हैं। नेक्स्ट है सातवां में, सातवां में है आजीवक का वर्णन और धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता। यह सबसे बड़ा अभिलेख था, मैंने आपको बताया ना। चलिए 8वां शिलालेख में क्या है, तो 8वां शिलालेख में है अशोक के धम्म की यात्रा। धम्म मतलब धर्म मतलब तीर्थ यात्रा। इसमें जिक्र है अशोक गया था गया, मतलब बोध गया कब गया था, यह गया था 10वें वर्ष, मतलब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। और लुम्बिनी गया था जहाँ पे इसने कर को कम कर दिया था। यह कब गया था, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। नेक्स्ट दोस्तों 9वां शिलालेख, इसमें क्या है, इसमें है सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है 10वां,
10वां में क्या है, राजा एवं उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचें। और क्या है, और इसमें है धर्म आचरण की श्रेष्ठता घोषित की गई है 10वां शिलालेख में। नेक्स्ट है 11वां। 11वां में जो है दोस्तों धम्म की व्याख्या। नेक्स्ट दोस्तों 12वां। इसमें क्या है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है और सभी विचारों को सम्मान दिया गया है और धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों 13वां शिलालेख। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कलिंग युद्ध का जिक्र है जो कब हुआ था, जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में और अशोक के राजा बनने के 8वें वर्ष में। इसमें कुछ पड़ोसी राजाओं का वर्णन है, 5 पड़ोसी राजाओं का और संगम राज्य, इसका भी वर्णन है। अब नेक्स्ट है 14वां। इसमें क्या है, इसमें है जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया है। और क्या है, और लिखा है पहले के 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन, मौर्य वंश का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, इसमें दोस्तों प्रांत को चक्र बोला जाता था और कुल कितने प्रांत थे, तो वो 5 प्रांत थे। कौन कौन थे, उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट है अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, पहला हुआ या दूसरा हुआ। तीसरा है कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली। चौथा प्रांत था या चक्र था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और लास्ट था 5वां प्रासी या पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहीं पे सम्राट लोग रहते थे पाटलिपुत्र में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासन देखता था 5 सदस्य की 6 समितियां थी, वो नगर में भी थी और सेना में भी थी। मतलब 6 समिति थी, 1 2 3 4 5 6, और सभी समिति में 5-5 लोग थे, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, टोटल कितने हो गए 30 लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे नीचे था ग्राम जिसका मुखिया था ग्रामिक। इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग बोल सकते हैं 10 गांवों की देखरेख करता था गोप। ठीक है, लेकिन ऐसे ग्राम से ऊपर था विषय जिसका मुखिया था विषयपति, और विषय से ऊपर था प्रांत जो कि कितने थे, वो थे 5, अभी अभी हम लोगों ने देखा। और इसके मुख्य या प्रमुख कौन थे, वो थे कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। नेक्स्ट है दोस्तों, जनता की आम भाषा क्या थी, तो जनता की आम भाषा थी पाली भाषा। नेक्स्ट है शिक्षा का केंद्र क्या था, तो शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट है मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो वो था मयूर। चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालक भी बोला जाता था, कुछ साहित्यों में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा, मौर्यकालीन मुद्रा। फर्स्ट है निष्क या सुवर्ण, यह था सोने का सिक्का। नेक्स्ट है कासारपन या धरन, यह था चांदी का सिक्का। और नेक्स्ट था काकनी, यह था तांबे के छोटे सिक्के। नेक्स्ट है दोस्तों लक्षमाध्यक्ष, यह था सिक्का जारी करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट है भूमिकर, यह था 1/4 से लेके 1/6 भाग तक। और सिंचाई कर भी था, यह था 1/3 से लेके 1/5 भाग। भू राजस्व एवं सिंचाई कर था, वह था कुल उपज का लगभग आधा, 1/2। नेक्स्ट है दोस्तों बिक्री कर, यह था 1/10 भाग। अब नेक्स्ट पॉइंट है उपधा परीक्षण किसको कहा जाता था, उपधा परीक्षण कहा जाता था मुख्यमंत्री या पुरोहित का चरित्र परीक्षण था यह। नेक्स्ट है मणिग्राम, यह था प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था, ये मतलब ग्रुप था। नेक्स्ट है चर, चर बोला जाता था जासूस को। और महामात्य सर्प था गुप्तचर विभाग का अमात्य, अमात्य मतलब होता है मंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष बोला जाता था गुप्तचर को। और यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक था एक स्थान पर रहने वाला गुप्तचर जिसको बोलते थे संस्था,
संस्था मतलब ऐसे याद रखिए, संस्था कहीं पे हम लोग एक जगह ही रख सकते हैं। और दूसरा था घूमने वाला गुप्तचर, जिसको बोलते हैं संचार। संचार कैसे करते हैं? संचार के लिए एक स्थान से दूसरा स्थान जाना ही पड़ता है, तो वही हुआ संस्था और संचार। चलिए नेक्स्ट है नायक। नायक बोलते थे युद्ध में सेना का जो नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है रज्जुक, यह था जनपदीय न्यायाधीश। नेक्स्ट है सीता भूमि। सीता भूमि कहा जाता था दोस्तों सरकारी भूमि को। और कुछ पॉइंट्स हैं रूपा जीवा, यह कहा जाता था वैश्या को। चलिए नेक्स्ट है अदेव मातृक, यह था बिना वर्षा के अच्छी खेती करने वाली भूमि, अदेव मातृक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रोनोमाई, यह था मार्ग निर्माण अधिकारी। नेक्स्ट है विष्टि, इसका मतलब था बेगारी। नेक्स्ट था महामात्र, यह थे अधिकारी, इसको हम लोग तीर्थ भी बोलते हैं, और इसकी संख्या थी 18, जो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है युक्तक, यह था जिला राजस्व वसूल अधिकारी। नेक्स्ट देख लेते हैं बंदरगाह। बंदरगाह था दोस्तों पूर्वी तट पे तामलिप्ति, पश्चिमी तट पे सोपारा एवं भरोच, जिसको भृगु कच्छ भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र में शूद्र बोला गया है आर्य को, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ या महामात्र, यह थे शीर्ष अधिकारी, और इनकी संख्या थी 18। ठीक है, अब देख लेते हैं फास्टली वो 18 अधिकारी कौन कौन थे। फर्स्ट है मंत्री, इसका मतलब समझते हैं आप लोग मंत्री। दूसरा है पुरोहित मतलब ब्राह्मण। तीसरा था सेनापति। चौथा था युवराज मतलब राजा का बेटा। पांचवा था दौवारिक, इसका मतलब द्वार रक्षक। छठा था अंतर्वैदिक, यह था अंतपुर का अध्यक्ष। नेक्स्ट है सातवां समाहर्ता, यह था आय संग्रहकर्ता। नेक्स्ट है आठवां, यह था सन्निधाता या कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है नौवां प्रशास्ता, यह था कारागार अध्यक्ष। नेक्स्ट है 10वां, यह था प्रदेष्टि मतलब कमिश्नर। नेक्स्ट है पौर, यह था नगर कोतवाल। 12वां था व्यवहारिक, यह था प्रमुख न्यायाधीश। नेक्स्ट था 13 दुर्गपाल, यह था दुर्ग रक्षक। नेक्स्ट था नायक, यह था नगर रक्षाध्यक्ष। नेक्स्ट है 15, यह था कर्मांतित, यह था उद्योग अध्यक्ष। नेक्स्ट है 16वां, यह था मंत्री परिषद, यह था अध्यक्ष। नेक्स्ट है 17वां, यह था दंडपाल, यह था सेना सामान एकत्र करने वाला। अंतिम था अंतपाल, यह था सीमावर्ती दुर्ग रक्षक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के बारे में। यह था राजनीतिक पुस्तक जो कि थी संस्कृत भाषा में। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने, जिसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैकियावेली की एक पुस्तक थी प्रिंस और कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, दोनों में सेम बात लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये पूछता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण थे और इसमें राज्य के 7 अंगों की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अशोक स्तंभ, जो मिला था सारनाथ वाराणसी से। चलिए कलिंग को स्वतंत्र करवाया था कलिंग राज खारवेल ने। कब? बृहद्रथ के काल में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट है पुलिस को कहा जाता था राक्षीन। ठीक है, नेक्स्ट था न्याय। न्याय के लिए 2 न्यायालय था, एक था धर्मस्थीय जो था दीवानी। दीवानी में दोस्तों दीवानी मामले देखे जाते हैं जिसमें धन संपत्ति से जुड़ा हुआ मामले होते हैं, जैसे चोरी हो गया, कोई आपका कुछ पैसा ठग लिया, वो सब होता है। और नेक्स्ट था कंठ शोधन न्यायालय, इसमें होता है फौजदारी। फौजदारी में दोस्तों होता है जैसे कोई क्राइम कर दिया, जैसे झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, वो सब फौजदारी में आता है। नेक्स्ट है
आंटविक, यह था जंगल अधिकारी। नेक्स्ट है सीताध्यक्ष, यह था कृषि अधिकारी। नेक्स्ट है अकराध्यक्ष, यह था खनन अधिकारी। नेक्स्ट है सूत्राध्यक्ष, यह था वस्त्र निर्माण अधिकारी। नेक्स्ट है दोस्तों अक्षपट्टलिक, यह था महालेखाकार। नेक्स्ट है पन्याध्यक्ष, यह था वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों पोतवाध्यक्ष, यह था माप तौल का अधिकारी। नेक्स्ट है दोस्तों पत्तनाध्यक्ष, यह था बंदरगाह अध्यक्ष। अब नेक्स्ट थोड़ा सा स्थापत्य देखते हैं। दीदारगंज से प्राप्त, जो कि पटना के आसपास में पड़ता है, से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति और सारनाथ का अशोक स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अशोक द्वारा निर्मित स्तूप। स्तूप मतलब समझते ही हैं, बौद्ध धर्म में इसकी बहुत अहमियत है। तो कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं। एक है सांची का स्तूप, जो कहाँ अवस्थित है, विदिशा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों भरहुत का स्तंभ, जो पाया गया था सतना मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप। ये सब अशोक द्वारा निर्मित स्तूप थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने मौर्य वंश पूरा देख लिया, वो भी इस छोटे से वीडियो में। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।